जय श्री राम सभी भाइयों को। आप सभी भाइयों का इंतजार खत्म हुआ। जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सीरीज अधूरी रह गई थी, अब हम उसको पूरी करने जा रहे हैं। मैं विगत 2 महीने से सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर उपलब्ध जितनी भी सोर्सेस हैं, जितनी भी बुक्स हैं, उनकी ई बुक्स मैंने बहुत पढ़ी हैं और बहुत सारी बुक्स मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके मंगाई और फिर उनको पढ़ा। तो मैंने 2 महीने में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बहुत पढ़ा और इतना पढ़ने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इतने ज्यादा लोकप्रिय राजा का इतना ज्यादा विरोधाभासपूर्ण इतिहास है कि जैसा किसी और का नहीं है। आप कोई भी एक तथ्य दो, उसके विपरीत में दूसरा तथ्य मौजूद है। आप कोई पृथ्वीराज चौहान के बारे में कोई एक बात बताओ, उसके विपरीत दूसरी बात मौजूद है। इतना ज्यादा विरोधाभासपूर्ण किसी का भी इतिहास नहीं है जितना सम्राट पृथ्वीराज चौहान का है। इस पूरे को पढ़कर जो विगत मैंने इतने महीनों से मैं पढ़ रहा हूं, मैंने सिर्फ 2 ही घटना पाई जो सभी इतिहासकारों में समान है और जिस पर कोई बहस नहीं की जा सकती। वो कौन सी? कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। माता का नाम में भी बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ा डाउट है। कोई इतिहासकार कहता है वो कर्पूर देवी थी, चेदी देश के जो राजा थे उनकी पुत्री थी। कोई इतिहासकार कहता है कि वो अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। कोई इतिहासकार कुछ, कोई इतिहासकार कुछ। तो इसमें भी भ्रम है। केवल पिता सोमेश्वर चौहान थे, ये चीज एक क्लियर है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ, इसमें बहुत सारे मत हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कौन कौन से युद्ध लड़े और किन किन में वो जीते और कौन से में हारे, क्योंकि बहुत से युद्धों में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है और बहुत से युद्धों में पृथ्वीराज चौहान को जितवा भी दिया है। तो इस समय में बहुत डाउट है। केवल एक घटना जो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त किया और दूसरे युद्ध में वो खुद परास्त हो गए, केवल यही एक घटना सभी इतिहासकारों में समान है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि 8-10 तरीके से इतिहासकारों ने जो उस समय मौजूद थे, पृथ्वीराज चौहान के समय में मौजूद थे, उन्होंने भी 8-10 तरीके से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु बताई है कि ऐसे हुई थी, कि ऐसे हुई थी। कोई कहता है गजनी में, कोई कहता है अजमेर में, कोई कहता है हिसार में। तो इतना ज्यादा विरोधाभासपूर्ण इतिहास सम्राट पृथ्वीराज चौहान का है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक सोर्स से आप सभी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन की प्रत्येक कहानी को आप तक पहुंचाऊं, चाहे वो फिर जनश्रुति में हो, चाहे फिर वो इतिहासकारों ने लिखी हो। तो इसमें कुछ भाई कमेंट करते हैं कि आचार्य जी आप सोर्स नहीं बताते, बिना सोर्स के बात ऐसी लगती है कि हवा हवाई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी कोई भी बात अगर मैं इस वीडियो में कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और उस जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर आप कभी भी कोई भी इतिहास पढ़ोगे तो आपको यह बात जरूर मेरी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। बहुत सारी जगहों से मैं खोजबीन करके सब लाता हूं। महाराणा प्रताप के लिए तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा। अब उन सब के सोर्स में इस वीडियो में बार बार नाम लूं तो आप इरिटेट होंगे और कुछ नहीं होंगे। इसलिए मैं सोर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि सोर्स बार बार नहीं बताए जा सकते। तो मैं सोर्स इसलिए नहीं बताता। बाकी मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं बिना सोर्स के कहता हूं, सारी सोर्स से ही लेता हूं, तथ्यात्मक होती हैं। आगे जब कभी भी आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ोगे तो आपको ये सारी बातें उनमें मिल जाएंगी। आप लोगों को इतिहास पढ़ने के लिए विकिपीडिया पर मिलता है, गूगल पर मिलता है, लेकिन विकिपीडिया गूगल पर इतना बकवास इतिहास हमारे राजाओं के बारे में लिख रखा है कि मुझे बड़ी शर्म आती है उस पर। जब मैं भी कभी जाकर पढ़ता हूं तो इतना बुरी तरीके से हमारे इतिहास को विकिपीडिया ने बिगाड़ रखा है और उसी को हमारे भाई पढ़कर और फिर आकर कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। आप पुस्तकें पढ़ोगे तो आपको इतिहास की सही जानकारी सिर्फ हमारी पुस्तकों पर है। कोई भी गूगल हमारे इतिहास की सही जानकारी नहीं दे सकता और नहीं दे रहा है। इसलिए मेरी सारी बातें सोर्स की हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए मैंने चंद बरदाई की लिखी हुई पृथ्वीराज रासो को पढ़ा, उसकी ई बुक मैंने डाउनलोड करी। आप भी ई बुक डाउनलोड करके बहुत सारी पुस्तकों की तो आपको ई बुक मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हो। एक पृथ्वीराज विजय है, जयानक ने लिखी थी, इसका मैं आगे वर्णन करूंगा। जयानक जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय में उपस्थित था। तो पृथ्वीराज विजय, बहुत सारी चीजें आपको पृथ्वीराज विजय में मिलेंगी। एक हमीर महाकाव्य लिखा नयन चंद्र सूरी ने, एक सुरजन चरित्र लिखा चंद्रशेखर ने, बूंदी के कवि हैं। तो इन्होंने भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बहुत सारी जानकारियां अपने ग्रंथों में उपलब्ध कराई हैं। आला खंड जो अलाउद्दीन की कहानी है उसमें भी बहुत सारी जानकारी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। तो ये पुरातन लेखक हैं। अबुल फजल ने भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है और बहुत से मुस्लिम लेखकों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है। अभी जो आधुनिक में चल रहे
हैं। एक तो गोपीनाथ शर्मा जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है, एक दशरथ शर्मा जिन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। उनके जो भी शिलालेख उपलब्ध हैं वो सारे शिलालेखों का वर्णन किया, सारा तथ्यात्मक है। और ओझा जी भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों को मैंने पढ़ा, आप भी पढ़ सकते हो, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सभी को। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत से भाइयों को मुझसे अलग तथ्यात्मक जानकारी किसी भी चीज के इतिहास के बारे में पता हो सकती है। तो आप सभी से निवेदन है कि जिन भाइयों को कुछ भी पता है अलग से इतिहास के बारे में, वो सभी मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, जिनसे मैं आगे की वीडियो में उन तथ्यों को डाल सकूं। तो अब हम शुरू करते हैं। आप सभी भाई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें बहुत सारी अद्भुत ऐतिहासिक जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। तो अभी तक हमने बात करी थी अर्णोराज चौहान की, अजयराज चौहान की। अजयराज चौहान जिन्होंने अजयमेरु का दुर्ग बनाया, तो जो पृथ्वीराज चौहान के परदादा थे, इन्हीं के पुत्र हुए अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान के बारे में शिलालेख उपलब्ध हैं कि अर्णोराज चौहान वो शासक हुए चौहानों में जो अपनी सेना को लेकर सिंध और सरस्वती के पार तक गए। ऐसे पराक्रमी ये अर्णोराज चौहान हुए। तो इन्हीं अर्णोराज चौहान के पुत्र हुए विग्रहराज चौहान। सबसे बड़े पुत्र हुए जगदेव चौहान, दूसरे विग्रहराज चौहान और तीसरे सोमेश्वर चौहान। तो जगदेव जो थे, इनके जो बड़े पुत्र थे, इन्होंने ही हत्या कर दी थी अर्णोराज चौहान की। जैसे राणा कुंभा की हत्या उनके ही पुत्र उदा ने कर दी थी, ऐसे ही जगदेव ने अर्णोराज चौहान की हत्या कर दी थी। मुझे इन दोनों ही घटनाओं में यह समझ में नहीं आता कि दोनों ही बड़े पुत्र थे। राणा कुंभा के भी बड़े पुत्र उदा थे और यहां अर्णोराज चौहान के भी बड़े पुत्र जगदेव थे। इनको राज्य तो वैसे भी मिलने ही वाला था। इन दोनों ने ही अपने पिता की हत्या करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी, ये समझ में नहीं आता। इतिहास भी इसको क्लियर नहीं करता कि इन्होंने हत्या क्यों करी। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे अर्णोराज चौहान हो चाहे राणा कुंभा हो, ये दोनों ही अपने बड़े पुत्र को राजा नहीं बनाना चाहते होंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा पुत्र जिसको राज्य आज नहीं तो 5 साल बाद मिल जाएगा, वो बेवजह अपने पिता की हत्या करके और दुश्मनी सामंतों की मोल क्यों लेगा। तो जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज चौहान की हत्या कर दी और शासक बन गया। 2 साल तक शासन चला जगदेव चौहान का। लेकिन अर्णोराज चौहान के जो दूसरे पुत्र थे विग्रहराज चौहान, जिनको बीसलदेव चौहान भी कहते हैं, इनकी पूरी वीडियो बनाई है, 3 वीडियो पहले बन चुकी हैं, आप सभी ने देखी होंगी। नहीं देखी तो आप जरूर जाकर देखें। वो 3 वीडियो में विग्रहराज चौहान के बारे में भी हमने बताया कि विग्रहराज चौहान कैसे अद्भुत पराक्रमशाली हुए। तो दूसरे पुत्र हुए विग्रहराज चौहान। इन्हीं के काल को चौहानों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इनके बारे में शिलालेख दिल्ली से एक उपलब्ध हुआ है। वो उस शिलालेख में लिखा हुआ है कि विग्रहराज चौहान ने भारतवर्ष से सभी तुर्कों को बिल्कुल साफ कर दिया था। इन्होंने एक राज्य का संघ बनाया था, सभी राजाओं को अपने साथ मिलाकर इन्होंने तुर्कों को बिल्कुल भारतवर्ष से साफ करके इस देश का नाम आर्यावर्त वास्तव में प्रमाणित कर दिया था। तो ऐसे अद्भुत पराक्रमशाली ये विग्रहराज चौहान थे, जिन्होंने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ गुरुकुल की स्थापना अजमेर में की थी। उसी में तो पढ़े थे पृथ्वीराज चौहान, और उसी गुरुकुल को बाद में तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा वो मस्जिद बना दी गई है, जो आज भी आपको अजमेर में देखने को मिल जाएगी। तो विग्रहराज चौहान अपने भाई जगदेव को परास्त करके अजमेर की गद्दी पर बैठे। ये विग्रहराज चौहान का शासनकाल स्वर्णिम काल रहा चौहानों का। लेकिन 1163 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके बाद इनके पुत्र जो एक अपर गांगे थे, इनका नाम अमर गांगे भी आता है, अमर गांगे ही रहा होगा, अपर का तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो अमर गांगे शासन पर स्थापित हुए, अजमेर की गद्दी पर अमर गांगे बैठे। अमर गांगे का भी शासन 2-3 साल तक ही चला कि वहां जगदेव का एक पुत्र था पृथ्वीराज चौहान, जिसको इतिहास में पृथ्वीराज द्वितीय भी कहते हैं। उस पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गांगे जो भाई था, चचेरा भाई, उस अपर गांगे को परास्त किया और अजमेर की गद्दी पर अपना राज्य अभिषेक कराया। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का शासनकाल 3 से 4 वर्ष तक रहा। लेकिन शिलालेखों में पृथ्वीराज द्वितीय की बड़ी प्रशंसा मिलती है। ये बड़ा ही उपकारी राजा था, बड़ा ही दान देता था और इसने
तुर्कों को भी एक बार परास्त किया था और आसपास के राजाओं को भी इसने परास्त किया था। पृथ्वीराज द्वितीय एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में उभरता, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। वो अकस्मात ही पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसके बाद ही शासन आता है सोमेश्वर चौहान का, लेकिन अभी सोमेश्वर चौहान का कोई नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि सोमेश्वर चौहान किसके पुत्र थे? अर्णोराज की दो पत्नियां थी, एक थी मारवाड़ की राजकुमारी और एक थी चालुक्यों की राजकुमारी, जो सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी। उससे विवाह हुआ था अर्णोराज चौहान का। उन्हीं कांचन देवी से अर्णोराज चौहान के सोमेश्वर चौहान हुए थे। तो ये सोमेश्वर चौहान चालुक्यों के भांजे थे, तो चालुक्यों को बड़ा प्रेम था सोमेश्वर चौहान पर। इसलिए सोमेश्वर चौहान का जो बाल्यकाल है वो गुजरात में ही बीता, अपने चालुक्यों में ही बीता। पाटन में ही रहकर उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा ली, सैन्य अभियान भी उन्होंने किए। गुजरात में चालुक्यों के बहुत सारे सैन्य अभियान सोमेश्वर चौहान ने किए, जिसमें एक प्रसिद्ध है कि उन्होंने जो कोंकण देश का एक राजा था मल्लिका अर्जुन, उसको बुरी तरीके से परास्त करके अपने भाले पर टांग लिया था। तब से सोमेश्वर चौहान को एक पदवी मिली थी प्रताप लंकेश्वर नाम की। सोमेश्वर नाम भी उनके नाना ने रखा था। जो सोमनाथ मंदिर है, उस सोमनाथ मंदिर को क्यों कहते हैं सोमनाथ? क्योंकि भगवान शिव सोम के स्वामी है। सोम मतलब जो चंद्रमा है उसके नाथ हैं, उसके स्वामी हैं, उसके मालिक हैं, इसलिए सोमनाथ कहा जाता है। इसलिए सोमेश्वर नाम भी सोमनाथ का दूसरा नाम है। तो उनके नाना ने सोमेश्वर नाम इन सोमेश्वर चौहान का रखा था। इनको पदवी प्राप्त हुई प्रताप लंकेश्वर की, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनकी नक्षत्र गणना के हिसाब से इनका नाम पापड़ था, तो उनका नाम जो था प्रताप लंकेश्वर था, लेकिन इनके नाना सिद्धराज ने इनका नाम सोमेश्वर चौहान रख दिया। तो ऐसे करके सोमेश्वर चौहान कहां बड़े हो रहे थे? चालुक्यों की राजधानी में। यहीं पर उनका विवाह हुआ कर्पूर देवी से, और पाटन में ही हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ 1166 में। उसके 2 वर्ष बाद ही उनके एक और पुत्र का जन्म हुआ, हरिराज चौहान। तो सोमेश्वर चौहान के 2 पुत्र थे, एक पृथ्वीराज चौहान, एक हरिराज चौहान, और एक पुत्री भी बहुत से इतिहासकार बताते हैं प्रथा नाम की, जिनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार समर सिंह से हुआ था। तो ऐसे करके सोमेश्वर चौहान चालुक्यों के सेनापति बनकर ख्याति प्राप्त करते जा रहे थे, आसपास के राज्यों को जीत रहे थे। इतिहासकार कहते हैं अगर अजमेर में दुर्घटना न हुई होती तो यह संभव था कि सोमेश्वर चौहान चालुक्यों के ही सामंत बने रह जाते और उनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान भी चालुक्यों के ही सामंत बनकर राज्य करते। लेकिन भारतवर्ष के भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो गई निसंतान, कोई संतान नहीं थी। अब राज्य का उत्तराधिकारी किसको बनाए? विग्रहराज चौहान के 2 पुत्र थे, अपर गांगे और नागार्जुन। अपर गांगे को तो हराया ही था, परास्त ही किया था पृथ्वीराज द्वितीय ने, लेकिन अपर गांगे और नागार्जुन को कोई भी सामंत अजमेर की गद्दी पर बिठाना नहीं चाहता था। तब सभी सामंतों ने निर्णय किया सोमेश्वर चौहान को अजमेर की गद्दी पर बिठाने का। इसमें बहुत सी राजनीति भी चली, क्योंकि जो गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल थे वो सोमेश्वर चौहान के मामा थे। तो कुमारपाल भी चाहते थे कि उनका अपना ही भांजा अगर अजमेर की गद्दी पर बैठेगा तो गुजरात भी मजबूत होगा और अजमेर भी मजबूत होगा। जो दुश्मनी चली आ रही है वर्षों से, पीढ़ियों से, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो कुमारपाल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी अजमेर पर सोमेश्वर चौहान को बिठाने के लिए। और इसी बीच में सोमेश्वर चौहान अजमेर पहुंचते अपनी पत्नी के साथ, अपने 2 पुत्रों के साथ, और बड़े ही विधि विधान से, बड़े ही जोर शोर से सोमेश्वर चौहान का अपने पूर्वजों की उस गद्दी पर, उस अजमेर की चौहान गद्दी पर सोमेश्वर चौहान का राज्य अभिषेक बड़े ही दिव्यतम मुहूर्त में किया जाता है। तब सोमेश्वर चौहान चौहानों के शासक के रूप में बड़ा ही अद्भुततम कार्य करते हैं। 5 मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें प्रसिद्ध वैद्यनाथ का भी मंदिर था। तो ऐसे करके अपने पिता अर्णोराज चौहान के नाम पर उन्होंने नगर बसाया। अपने पिता से बड़ा प्रेम करते थे, इसलिए नगर भी बसाया और अपने पिता की उन्होंने एक प्रतिमा भी बनवाई। एक बहुत ही विशालकाय मूर्ति उन्होंने अपने पिता की बनवाई और मंदिर के आगे उन्होंने स्थापित की। बाद में सोमेश्वर चौहान ने अपनी भी प्रतिमा बनवाई, अपनी भी मूर्ति बहुत विशालकाय बनवाई और अपने पिता पुत्र की मूर्ति को उन्होंने मंदिर के सामने स्थापित किया। जैसे आपने बाहुबली जो फिल्म थी उसमें देखा होगा, जो महिष्मती में प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं,
वैसी ही सोमेश्वर चौहान ने अपने राज्य में खड़ी करवाई। महिष्मती के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि महिष्मती जो नगर था वो वास्तविक है, वो कोई फिल्मी नाम नहीं है। वास्तव में ऐसा महिष्मती नगर था और इतना ज्यादा प्रतापी राज्य था कि उस देश के राजाओं ने कभी दशानन रावण, जिसने पूरे विश्व को जीत लिया था, उस दशानन रावण को पकड़ के उसके 10 मुंह में घी के दीपक जलाए थे। वहां के चंद्रवंशी क्षत्रिय वीरों ने ऐसा शौर्य और पराक्रम दिखाया था, लेकिन आगे अहंकार के कारण उनका पतन हो गया। तो महिष्मती नगर का वर्णन 12वीं सदी तक मिलता है। महोबा के जो राजा थे परमारदिदेव, वो भी कुछ दिन तक महिष्मती में रुके थे। तो महिष्मती एक बहुत ही समृद्ध नगर था। ये उज्जैन के पास था। पतंजलि में लिखा हुआ है कि उज्जैन से जब आप सूर्य उदय से निकलोगे तो सूर्य अस्त तक आप महिष्मती नगर पहुंच ही जाओगे पैदल पैदल। तो महिष्मती के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं महिष्मती के बारे में। तो ऐसे सोमेश्वर चौहान ने अपने पूर्वजों से अलग ये प्रतिमाओं का काम किया था। मैं आपको एक और जानकारी दूं कि जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर हुए तो उनके 50 साल के बाद ही इस देश में प्रतिमा बनाने की, मूर्ति बनाने की बाढ़ सी आ गई थी। इतनी ज्यादा प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की इस देश में बनाई गई कि जब अरब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने इतनी ज्यादा प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की देखी थी, तो वो प्रतिमा का जो पर्यायवाची शब्द था, मूर्ति का जो पर्यायवाची शब्द था, वो बुद्ध लेते थे। तो बुद्ध तो उनसे बोलना आता नहीं था, वो कहते थे बुत, जो आज तक चला आ रहा है, जो मुस्लिम कहते हैं, जो अरब कहते हैं कि बुत है, ये बुत की पूजा करते हैं। तो बुद्ध की पूजा मतलब बुद्ध की पूजा करते हैं। तो बुद्ध का पर्यायवाची शब्द बुत बन गया। आप समझ सकते हो तो कितनी बुद्ध की मूर्तियां इस देश में रही होंगी। उससे भी पहले हम यहां पर प्रतिमा की पूजा करते आ रहे हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में भगवान पशुपतिनाथ, भगवान महादेव की आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी। और महाभारत काल में जो एकलव्य थे वो तो अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर और उसी से शस्त्र दीक्षा लेते थे। रामायण काल में भी आपको प्रतिमा मिल जाएगी। प्रतिमा नाटक नाम से तो पूरी एक रामायण ही लिखी गई है, जिसमें भरत अपने पिता की प्रतिमाओं को देखते हैं और आभास करते हैं। तो प्रतिमा नाटक पूरी एक रामायण है, बड़ी अच्छी रामायण है। तो प्रतिमा आपको हमारे यहाँ शास्त्रों में मिल जाएगी। सनातन संस्कृति में प्रतिमा कब से आई? सनातन संस्कृति में प्रतिमा तब से आ गई जब से हमारे यहाँ भक्ति आई, जब से हमारे यहाँ ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त हुए, तब से हमारे यहाँ प्रतिमा आ गई, ऐसा वेद और पुराणों का मानना है। तो मैंने आपको प्रतिमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। सोमेश्वर चौहान ने बड़े ही अद्भुत काम करे। अब हम उनके युद्धों की चर्चा करेंगे।